हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में ये क्लास स्टार्ट होती है, जो कि हिंदी की ज़बरदस्त क्लास होती है। हमेशा आपको हमारी सीरीज में परिवर्तन देखने को आपको मिलता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, है ना, चाहे आईपीएल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो। आपकी ये क्लास जो है वो हमेशा बिल्कुल कंटिन्यू आपकी चलती है। कुछ भी आते रहेंगे, लेकिन ये क्लास आपकी हमेशा चलती रहती है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग डेली की तरह यहाँ पर जुड़िए और अपनी इस क्लास को लीजिएगा। मैच में इतना दीवाने ना होइएगा, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो गया है, तो उसमें ऐसे आप लोग मत खोइए, क्योंकि आईपीएल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा। और अगर जॉब आपको मिल जाती है तो समझिएगा कि आपका जीवन भी आईपीएल जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। जो भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं उस पर फोकस करिएगा। ठीक है। राधे राधे रहिए, राधे राधे, हर हर महादेव, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। जय मां शारदे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। और बाकी जितनी भी क्लासें हम आपको दे रहे हैं वो सब क्लासें आप लोग लेते चलिएगा, है ना। सब क्लासें आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेहतर हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आपके रिवीजन के तौर पर आपकी क्लासें हो रही हैं, और भी क्लासें आपके होंगी, करंट अफेयर वगैरह सब आपको मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइएगा और अपनी तैयारी अपनी करते रहिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है तो स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किससे हुई है। चलिए बताना है। यहाँ पर दिया है कि भोजपुरी जो आपकी बोली है इसको उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किससे हुई है। हमने कहा था भोजपुरी जो आपकी आती है वो मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य से हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बी नंबर आपका हो जाएगा मगधी अपभ्रंश, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मगधी अपभ्रंश हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछे अर्ध मगधी क्या है, तो आपके अर्ध, जैसे मगध आपका बिहार और बिहार के नीचे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा, तो आप कहेंगे जब मगधी है आपकी भोजपुरी, तो अर्ध मगधी जो आपकी है पूर्वी हिंदी है। क्या है, तो आपकी ये पूर्वी हिंदी है, अर्थात पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपकी अर्ध मगधी से हुआ है। इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ भी गया है और आपसे कह रहा है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का जो विकास हुआ है वो किससे माना जाता है। चलिए, राम राम भैया, राम राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर शंभो, सभी को गुड इवनिंग। देखो दिया गया है पूर्वी हिंदी वर्ग की जो बोलियां हैं इनका विकास हुआ है किससे हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां आपकी कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ए बी सी, अर्थात अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर देखो आपसे दिया है सौर सेनी होगा नहीं, क्योंकि सौर सेनी आपकी आती पश्चिमी हिंदी, मगधी आपकी आती भोजपुरी में से, नागर से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है अर्ध मगधी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रयुक्त बोली जो आपकी है इनमें से कौन है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो आपकी है इनमें से कौन है। देखो पश्चिमी बोली में देखा जाए तो सबसे जो आपकी प्रमुख बोली मानी जाती है वो किसको मानेंगे, यहाँ पर बताना है ब्रजभाषा को मानेंगे या आपकी खड़ी बोली को। बांगरू नहीं कहेंगे, ना ही बुंदेली कहेंगे। इन ऑप्शनों को तो हटा ही देते हैं, दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, और इनमें से ऑप्शन बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन है, तो यहाँ पर कहेंगे सर ये जो आपकी ब्रजभाषा है ये सर्वाधिक प्रमुख बोली है। याद रखिए इसका आंसर आपका ए नंबर ब्रजभाषा आपको लगाना है, याद रखिएगा। ब्रज मतलब होता है, याद रखिए ब्रज का अर्थ होता है ना, क्या पशुओं या गायों का क्या समूह होता है, जिसे चारागाह कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और जो आपकी पश्चिमी हिंदी इसका विकास हुआ है आपकी किसे, तो सौर सेनी से हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ब्रजभाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए जो ब्रजभाषा क्षेत्र है धौलपुर है, सरगुजा है, मथुरा है, आगरा है, तो आप कहेंगे मथुरा भी है, यहाँ पर आगरा है। अब यहाँ पर या तो धौलपुर हो जाएगा या सरगुजा होगा, देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो ब्रजभाषा के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा कि आपका धौलपुर भी आता है, लेकिन ये जो दिया गया है सरगुजा, सरगुजा आपके ब्रज क्षेत्र में आपका नहीं आता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दीर्घ स्वर क्या होगा। दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी बड़ा, बड़ी ई और यहाँ पर आपका बड़ू, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं सजाती स्वर। क्या बोलते हैं इनको, सजाती स्वर कहते हैं, अर्थात एक ही जात से बने हैं। अर्थात देखा जाए तो आपके जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो गया, बड़ा। तो आप कहेंगे सर जी छोटा आ प्लस छोटा आ से, अर्थात ये बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ क्या है, दीर्घ है। अब यहाँ पर कहेंगे सर ये क्या है, ये भी तो आपके हैं, लेकिन याद रखिए इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये विजातीय स्वरों से मिलकर आपके बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए का निर्माण होता है, कैसे होता है, तो आप कहेंगे छोटा आ प्लस ई के संयोग से ही बनता है यहाँ पर ए, तो अर्थात ये क्या है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है। चलिए
अब दीर्घ स्वर कौन हो जाएगा? तो अभी बताया कि भैया यहाँ पर ये दोनों जो आपके हैं ये क्या हैं? आपके संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं? ये आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ये तो आपका मूल स्वर या लघु स्वर है या ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। तो आपका आंसर जाएगा बी के साथ, अर्थात आपका आंसर बी नंबर राइट हो गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो दी है कौन सी संज्ञा है? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही आपकी हो। तो गाय तो बहुत है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपको हो नहीं सकता है। यहाँ पर आंसर बी वाला जरूर हो जाएगा। गाय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जिनमें संख्या बहुत ढेर सारी हो जाए और जिनको हम लोग देख भी सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जातिवाचक में हो जाएगा। भाववाचक आपका है नहीं है, द्रव्यवाचक है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हुई है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हुई है? यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। ये क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है क्या? देखो यहाँ पर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी यहाँ पर देखा जाए तो आपके गांधी जी तो वही हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लोगों की तुलना कर देते हैं कि जो गांधी के आचरण से प्रभावित हैं, उन्हीं को हम लोग गांधी आज भी कह देते हैं कि गांधी जैसे सच्चे देशभक्ति हैं। तो भैया ये क्या होंगे कि एक नहीं है, यहाँ पर अनेकों की बात हो रही है। तो आप कहेंगे ये जाति में हो जाएंगे। तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में आपकी हो रही है ना। अनेक लोगों से एक में यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर आ गया राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता क्या है? यहाँ पर व्यक्तिगत एक को ही बोला गया है, व्यक्तिगत एक को बोला गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं देश में जयचंदों की कमी नहीं है। क्या? जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद कहते हैं जो विश्वासघात करते हैं। तो लोगों में से यहाँ पर क्या हुआ कि जयचंद की तुलना जो की गई वो इसलिए की गई क्योंकि जयचंद के जो गुण थे वो कैसे थे? वो अच्छे गुण नहीं थे, वो विश्वासघाती था। तो इसलिए क्या हुआ, जयचंद जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया? जातिवाचक में हो गया। इसी प्रकार से आज की तुलना अगर हम गांधी से करें तो ये गांधी आज के समय में जो लोग हैं है ना, उनको कहेंगे। तो ये जो आंसर आपका है वो आपका बी वाला हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके कई जगह पर बाद में मिला होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? भवानी का पुल्लिंग आपसे पूछा गया है। दिया गया भवानी का भवानी हो नहीं सकता है, भवानी का भव दिया गया, ये भी नहीं हो सकता है। या तो ऑप्शन बी जाएगा या तो ऑप्शन आपका सी जाएगा। भवानी का होता क्या है? भगवती होता है क्या? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? भव बनेगा क्या भाई? भवानी का भव ही बनेगा क्या भाई? डी नंबर ही जाएगा, डी नंबर ही जाएगा। बिल्कुल सही है, डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। भवानी का पुल्लिंग शब्द यहाँ पर याद रखिए भव होता है, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पर आपका पुल्लिंग पूछा गया है। अगर हम आपसे पूछे भगवान है ना, तो भगवान का जो होता है वो भगवती होता है। तो याद रखिए अगर भगवान का यहाँ पर पूछ लेता तो भगवती होता है, यहाँ पर भवानी का पूछा है तो भवानी का हो जाएगा भव। क्या हो जाएगा? भव बनेगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग नहीं है? बनावट कैसी है? छाता कैसी है? छाता कैसा है? तो आप कहेंगे छाता कैसा है। सूर्य यहाँ पर कैसा है ना। अमरूद कैसी है? अमरूद कैसा है? आप कहेंगे अमरूद कैसा है। इसका मतलब है कि यही क्या है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो आपसे निगेटिव पूछा गया था, पुल्लिंग नहीं है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए नंबर के साथ जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि मैं चलती थी, वाक्य में मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन क्या होता है यहाँ पर बताना है। मैं देखो तुम हो नहीं सकता है, वे हो नहीं सकता है, सब हो नहीं सकता है। तो आप कहेंगे सर हम हो जाएगा। मैं का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? हम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में होता है। देखो यहाँ पर पाठक है, और अगर पाठक का हम बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा पाठक गण। क्या? अर्थात इसको अगर बहुवचन बनाना है तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर गण जोड़ना पड़ेगा, तब ये बनेगा पाठक गण। तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। नदी का नदियाँ होता है ना। स्त्री का भैया होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर सदा बहुवचन में यहाँ पर जो आपका दिया गया है प्राण वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, कि जो प्राण है ये आपके हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। बाकी याद रखिए केवल दिया है तो इसका मतलब आपका ठीक है, प्राण हो जाएगा। बल्कि एक शब्द होता है कि समय हमेशा बहुवचन में, तो सदा एक वचन में प्राण शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वह मेरी पतंग है, सॉरी यह मेरी पतंग है। अंडरलाइन किया गया है यह में। तो यह और वह जो होता है वो किस में होता है? यह और वह जो होता है वो किस में होता है? तो ये सर्वनाम होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। कि यह मेरा मकान है, ये मेरी किताब है ना। तो आप कहेंगे सर ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अनिश्चय आपका होगा नहीं, निजवाचक होता है, जो कि आप होता है। अगर आप दिया होता है तो निज होता है। प्रश्नवाचक में आपको मालूम है कि इस प्रकार से लगा होता है, या तो कह सकते हैं प्रश्नवाचक में डब्ल्यू वर्ड होते हैं है ना, क्यों वगैरह होते हैं, तो आपके होते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम आपका है कौन सा? वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में पूछा है निश्चय, और अवधि बताया कि निश्चय होता है यह और वह होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। जय श्री महाकाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है, उसका उल्लेख करना है।
सज्जन क्या है, गुण है। दुर्जन दिया गया है, सुकुमार दिया है और मानस दिया गया है ना। अब आप कहेंगे इनमें से देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया है मानस, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये विशेषण आपका नहीं है। बाकी सज्जन है, दुर्जन है, सुकुमार है, ये किसी व्यक्ति की गुणना ये जो होते हैं किसी व्यक्ति के गुण के बारे में है कि कैसा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, सुकुमार व्यक्ति है। तो आप कहेंगे सर जो मानस शब्द आपका दिया है ये आपका विशेषण नहीं है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी राइट हो जाएगा। ये एक विशेष की जगह कार्य करता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। विशेषण की बात करते हैं तो देखो काला भी विशेषण है, शांत भी विशेषण है, आगामी भी विशेषण होगा और तुम जो आपका दिया है वो आपका सर्वनाम है। तुम जो अब दिया गया है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। तो आंसर आपका जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया है। कौन सी एक अकर्मक क्रिया है। देखो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें से क्वेश्चन किया जाता है क्या शब्द में से, है ना। क्या शब्द कह सकते हैं, क्या बोता है, क्या धोना है, क्या रोना है या क्या काटना है। तो आप कहेंगे सर 17 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर रोना शब्द जो आपका है क्या रोता है ना। बाकी बोएगा तो कुछ ना कुछ बोएगा ही, धोना भी है, काटना भी है, लेकिन रोना शब्द क्या है, अकर्मक क्रिया है। आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो आपकी क्रिया धातुएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनी हुई जो आपकी क्रिया धातुएं हैं उनको क्या कहा जाता है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इनको बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन में हमेशा गलती होती रहेगी, है ना। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक विभक्ति है ना। और कर्ण कारक जो विभक्ति है वो आपकी किसमें है। देखिएगा कर्ण कारक होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो कर्ण कारक होता है कह रहा है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आप कहेंगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्ण ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से शब्द दिया है और से शब्द हो जाएगा। कर्ण कामा होता है क्या होता है, से कामा द्वारा होता है। तो पैरों के द्वारा चलना यात्रा है, प्राणों से चलना एक जीवन होगा, समुदाय से चलना समाज होगा। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बूंद गिरी है अर्थात यह अपादान कारक है ना। रेल से उतरा है अर्थात यहाँ पर भी अपादान कारक है। पेड़ से गिरता है से इसमें क्या है, अपादान कारक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से विभक्ति है और किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो से भैया किस में है, कर्ता में होता है, ने होता है, कर्म में यहाँ पर नहीं होगा, संप्रदान को के लिए होता है। तो आप कहेंगे सर बचा हुआ ऑप्शन यहाँ पर बचा है कौन सा, कर्ण क्या हो गया, से हो गया, कामा यहाँ पर द्वारा हो गया, से कामा द्वारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप दिया गया है। तो गए थे, है ना, गए थे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ऐसा तो नहीं है क्रिया अधूरी हो, ये क्रिया बिल्कुल पूरी है, क्योंकि गए थे और गए थे इसका मतलब ये पूर्ण भूतकाल में आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, संदिग्ध नहीं है, सामान्य भी नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि गए थे अर्थात ये क्रिया पूरी है। ठीक है ना। तो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चलिए, पूर्ण भूतकाल यहाँ पर होता है जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। देखो वे गए, है ना, ये प्रतीत ये नहीं हो रहा है कि अभी अभी गए हैं या बहुत पहले गए हैं, तो हम लोग इसमें तो नहीं रुकेंगे, अगले ऑप्शन में देखेंगे। वे खा रहे थे, अभी इसमें भी यहाँ पर वास्तविकता नहीं पता है कि भैया अभी वो खा चुके कि नहीं है। वे आए थे, ये बिल्कुल 100% बात है कि आए थे, और आए थे इसका मतलब है कि क्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य में से कौन है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है वो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, वाक्य में भाव क्या है। तो अन्य से कोई मतलब आपका है नहीं है। यहाँ पर देखो कृत्य भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए कर्मक क्रिया के साथ जब आपका निगेटिव होता है तो आपका सीधा सीधा आंसर होता है भाववाच्य। क्या होता है, भाववाच्य होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से भाववाच्य इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी अगर आपको याद आ गया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, सेशन में पढ़ने में आनंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो अपना भी योगदान पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है। बाकी पूरी क्लास में हम बार बार नहीं कहेंगे, एक बार कहेंगे। अगर आपको याद आता है, है ना, मर्जी हो तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है भाववाच्य दिया गया है। भाई अगर हमें पैसा मिलता होता, आपके लाइक करने से हमको पैसा मिल रहा होता, तो हम आप लोगों से ज़रूर कहते हैं
लेकिन बस ये होता है कि आप लोगों का जो प्यार होता है, सपोर्ट होता है, वो वीडियो में पता चलता है कि नहीं आप लोगों के अंदर भी वही सपोर्ट है जितना हमारे अंदर है, बस इसलिए होता है। ठीक है, देखो दिया है भाववाच्य, मोहन पुस्तक पढ़ता है, होगा नहीं, है ना। यहाँ पर श्याम पत्र लिखता है, इसमें नहीं है, पत्र लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है बैठना क्या है, आक्रामक क्रिया है और निगेटिव दिया है, तो आप कहेंगे सर आंसर सी हो जाएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, रेखांकित में से अव्यय का प्रयोग हुआ है और उसका उदाहरण बताना है। तो सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो भैया यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में यहाँ पर विस्मयाद बोधक नहीं होगा, हटा दीजिएगा। मतलब क्या है, हिंदी को हम जैसे आपको सॉल्व करा रहे हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि ऑप्शन को हटा रहे हैं और इसके बाद आपके आंसर में पहुँच रहे हैं। तो हमने विस्मयाद बोधक को हटा दिया है। यहाँ पर देखो दिया है समुच्चय दिया है और आपसे क्रिया विशेषण भी दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया विशेषण आपका होगा नहीं, यहाँ पर समुच्चय होगा नहीं, यहाँ पर होगा आपका संबंध, क्योंकि दिया है सखियों सहित और सहित दिया है और कहाँ पर गई है, पुष्प वाटिका है, तो आप कहेंगे सर संबंध बोधक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो ये जो भर शब्द आपका ये आपका है क्या, यहाँ पर ये भर शब्द जो है वो है क्या, विशेषण आपको हटा देना है, भाववाचक संज्ञा आपको हटा देना है, या तो आपका संबंध होगा या तो समुच्चय होगा। समुच्चय में कई चीज़ें आपकी होती हैं, तो आप कहेंगे सर समुच्चय नहीं लग रहा है, इसको भी हटा दीजिए, आप कहेंगे सर संबंध हो जाएगा, क्योंकि रात भर और रात भर है तो ये संबंध आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपका है कौन। यहाँ पर तत्सम हमने बताया है कि जिसमें रा लगा हो, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे नीचे लगा हो, चाहे कहीं भी हो, र लगा है तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है अंगीठी का तत्सम क्या होता है। अंगीठी का तत्सम क्या होता है, ये तो बिल्कुल रटे रटाए होते हैं, इसमें तो ऑप्शन को आपको लगाना ही नहीं है कि हम ऑप्शन को हटाएं, क्योंकि ये चीज़ रटा होता है और रटा है तो आपको सीधा आंसर लगाना है कि अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका। क्या होता है, अग्निष्ठिका। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों भाई, पहला तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो अग्निष्ठिका ये गलत दिया है, आपका आंसर है कौन, सी वाला हो जाएगा। ये अग्निष्ठिका जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन आपका सी जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंख का पर्यायवाची है कौन। तो आंख का पर्यायवाची देखो यहाँ पर पावक हो नहीं सकता है, वसन हो नहीं सकता है, क्योंकि पावक होता है आग का होता है ना। यहाँ पर वसन कपड़ा का होता है, प्रभाव आपका हो नहीं सकता है, तो आप कहेंगे लोचन जो होता है वो आपकी आंख का होता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है। अभ्र, अभ्र जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, चलिए अभ्र जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं। देखो रत्नाकर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, रत्नाकर नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका पवन जो दिया है, पवन भी आपका हो सकता है क्या, पवन भी आपका नहीं हो सकता है। याद रखिए अभ्र कहा जाता है बादल को कहते हैं और अभ्र कहा जाता है आकाश को भी कहते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट आंसर आपका B+C हो जाएगा। इसमें से याद रखिएगा पूरे के पूरे नंबर आपके अकाउंट में दिए जा रहे हैं, है ना। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा B और C, दोनों ही बादल एवं आकाश दोनों ही अभ्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अल्पज्ञ, है ना भैया, जिसको अल्पज्ञ है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अवज्ञ दिया गया है, अवज्ञ नहीं हो सकता है। यहाँ पर दिया है कृतज्ञ दिया गया है, सर्वज्ञ दिया है और अभिज्ञ दिया गया है। क्या अभिज्ञ के साथ इसको ले सकते हैं, आपका अभिज्ञ को नहीं ले सकते हैं। कृतज्ञ ये भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, और बहुज्ञ मतलब हो गया सर्वज्ञ, है ना। क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अब आप बताइएगा अल्पज्ञ का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए अल्पज्ञ का विलोम है तो आप कहेंगे सर वही आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुज्ञ आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इस समानार्थी शब्द आपको बताना है, समानार्थी यहाँ पर है क्या। चतुर का समानार्थी क्या होता है। तो चतुर का समानार्थी क्या चतुर्थ होता है, गलत हो जाएगा। चतुर का यहाँ पर मंद दिया है, चरम दिया है और चालाक दिया गया है। तो चतुर को चालाक कहते हैं, जो कि आपकी समानार्थी आपसे पूछा है, आप कहेंगे सर डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा कि चतुर को हम लोग बोलते हैं चालाक, है ना। मंद तो कहेंगे नहीं, चरम तो कहेंगे नहीं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो चतुर का समानार्थी शब्द आपका नहीं है। देखो चतुर का समानार्थी पूछा गया है तो भैया कौन नहीं है, फुर्तीला होता है ना। चतुर का समानार्थी फुर्तीला होता है। तीव्र बुद्धि भी आप लोग कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो चतुर होता है उसे बोलते हैं जी सर मैं हाजिर हूँ, जी सर मैं इस क्लास में हाजिर हूँ, अर्थात हाजिर जवाब भी सही है। ये खुदगर्ज जो दिया है वो चतुर का समानार्थी नहीं है, खुदगर्ज जो दिया है ये आपकी चतुर का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, खुदगर्ज बात अलग हो जाती है, जैसे तीव्र बुद्धि है, हाजिर जवाब हो गया, फुर्तीला हो गया, चालबाज हो गया, प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया, ये सब आपके होते हैं। और खुदगर्ज मतलब होता है स्वार्थी, क्या होता है, स्वार्थी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित प्रश्न में आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया गया है जो थोड़ा जानता है। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वज्ञ को हटा ही देंगे यहाँ से, या तो अल्पज्ञ होगा। अवज्ञ हो सकता है क्या? अवज्ञ को हटा दीजिए, अवज्ञ भी नहीं आपका होगा, है ना। अवज्ञ भी आपको नहीं होगा तो इसको भी हटा दीजिएगा। यहाँ पर देखो, जो थोड़ा जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो आपके सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द क्या है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो दत्तक आप कह नहीं सकते हैं। जो दत्तक कहेंगे, दत्तक तो होता है जो कहीं ना कहीं पुत्र होता है, किसी दूसरे का पुत्र लेते हैं। यहाँ पर देखो प्रसु शब्द दिया गया है, अंत्यज दिया है, अंत्यज मतलब छोटी जाति होता है, जिसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, बेस्ट आंसर हो जाएगा अध्य प्रसूत। जो अभी अभी हुआ है अध्य हो जाएगा अभी अभी। तो आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसु मतलब होता है जन्म देने वाली, प्रसु मतलब होता है जन्म देने वाली। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी, बैसाखी का सहारा, इसको भी हटाइए। अंधे की विशेष छड़ी, इसको भी हटाइए। कुमार्ग पर चलना, ये भी इसको हटाइए। आप कहेंगे सर एक ही सहारा, अंधे की जो लकड़ी होती है वो एकमात्र सहारा होता है। आपका आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ आपका है। अक्ल का दुश्मन क्या मित्र हो सकता है? इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर महापंडित मतलब ज्ञानी होता है, इसको भी हटा सकते हैं। शत्रु दिया है और महामूर्ख दिया है, तो अक्ल का दुश्मन मतलब होता है क्या? यहाँ पर महामूर्ख कह सकते हैं, है ना, शत्रु नहीं कहेंगे। अक्ल का दुश्मन मतलब होता है मूर्ख, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काक मतलब होता है किसको है, किसे कहते हैं? काक चाचा को कहते हैं? नहीं, काक चाचा को तो नहीं कहते हैं भैया। यहाँ पर काक कट को भी नहीं कहा जाता है, या तो आपका कौवा होगा या तो आपका व्यंग होगा। या देखिए काक मतलब होता है व्यंग के रूप में होता है, इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो काक का पूछा है अर्थ, और अर्थ होता है व्यंग। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द है जो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में कौन सा आएगा यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्लिव दिया है, क्रम दिया है, कृषक दिया है और आपका कृषान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? कृषान दिया गया है। और सबसे क्या पूछा है? अंत में आएगा, है ना, सबसे अंत में आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका क्रम दिया गया है ना, क्या दिया है? जो दिया गया है कृषाणु। देखो कृषाण में ये सा शब्द आपका आया है, और इसके बाद ये सा तो आपका पहले ही आएगा, क्योंकि इस सा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? दो शब्दों से आपका होता है, साधन रा से होता है, इसलिए ये भी पहले आएगा। और जो क्रम दिया है वो भी आपका आएगा। तो आप कहेंगे सर एक ही आंसर आपका बच रहा है ए नंबर। तो ए नंबर जो आपका ये शब्दकोश में सबसे क्या होगा? अंत में आएगा। ठीक है, सबसे पहले कृषाणु आएगा, ठीक है, इसमें क्रम को बनेगा, तो सबसे पहले आपका कृषाणु हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका कृषक बनेगा, फिर आपका क्रम बनेगा, फिर चौथा आपका बनेगा क्लिव बनेगा। अगला दिया गया है कि प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग दिया है, और प्रत्यर्पण की अगर बात करते हैं तो इसको आप लोग तोड़िए, प्रतिधन अर्पण। क्या बनेगा? प्रतिधन अर्पण बनेगा। तो प्रतिधन अर्पण बनेगा, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है? तो शिक्षित इसका मूल शब्द बनेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर? आंसर आपका बी बनेगा, यहाँ पर सु हो जाएगा, क्योंकि पर बन नहीं सकता है, वो होगा नहीं, सी होगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है खिलौना में से मूल शब्द आपका है क्या? खिलौना में यहाँ पर दिया गया है, तो आप सोचेंगे यहाँ पर औना निकाल लें, है ना। अगर आप औना निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मूल शब्द पूछा है, आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय उपसर्ग नहीं पूछा है, तो भैया यहाँ पर औना को तो सबसे पहले हटाना है। औना को तो सबसे पहले हटाना है, क्योंकि आप लोग उसी को आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पर मूल शब्द पूछा है, ना कि आपसे प्रत्यय पूछा है। यहाँ पर ना शब्द केवल बनेगा, नहीं बना है, क्योंकि प्रत्यय पूछा नहीं गया है। यहाँ पर या तो खिल होगा या तो खेल हो जाएगा। अब याद रखिएगा, खिल धन औना होगा या खेल धन औना, तो आप कहेंगे सर इसका बेस्ट आंसर आपका जाएगा खेल धन औना बनता है। क्या? खेल इसका मूल शब्द हो गया है, और औना जो आपका दिया है वो आपका प्रत्यय है। तो आप कहेंगे सर खेल के साथ यहाँ पर औना प्रत्यय लगाने से बनाए खिलौना, तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर आपका ए नंबर भी हट जाएगा। अगला दिया गया है कि अतिथेय में प्रत्यय दिया है। अतिथेय में प्रत्यय क्या है? तो एक शब्द यहाँ पर निकाल लीजिए, अतिथि। क्या निकाल लीजिए? यहाँ पर एक शब्द निकाल लीजिए, अतिथि, अतिथि। अब यहाँ पर जो भी इस तरह शब्द बच रहा हो उसको आप यहाँ पर करिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका सिर्फ ए नंबर आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर ई शब्द हो सकता है? गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए आपका ए नंबर, ये जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है ए, यही तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक की मात्रा निकाल भी लिया है। तो आप कहेंगे सर बी वाला यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धातुष्मा में संधि कौन सी है? धातुष्मा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ दीजिएगा, यहाँ पर बनेगा धातु धन उष्मा। क्या निकलेगा? धातु धन उष्मा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो छोटाओं की मात्रा है और यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा है, दोनों को मिलाया गया है, तभी तो बड़ाओं की मात्रा हुई है। और बड़ाओं की मात्रा होती है किसमें? तो यहाँ पर यड़ संधि में होगा नहीं, गुण संधि में ए और अ होता है, अयादि संधि में होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका बिल्कुल आसान हो गया, ये तो आपका दीर्घ संधि हो गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें आपकी स्वर संधि है। स्वर संधि आपसे पूछा है कि किसमें स्वर संधि है। देखो स्वर संधि होता है, हमने कहा था इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें से आपका वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है और आयादी संधि है। अब यहाँ पर देखा जाए तपो गुण दिया गया है ना, तो तपो गुण में से अगर ओ की मात्रा निकालेंगे तो ये ओ की मात्रा हो जाएगी विसर्ग में, तो बनेगा यहाँ पर तपा और विसर्ग बन जाएगा और बन जाएगा गुण, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। सज्जन में यहाँ पर देखो व्यंजन संधि दी गई है, तो आप कहेंगे सत धनजन, तो आपका ये हो नहीं सकता है। यहाँ पर दिया गया है इत धन एव दिया है, तो आप कहेंगे सर इत धन एव को अगर हम तोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अता धन एव बनेगा, अर्थात ये भी आपका नहीं हो सकता है, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर सही बेस्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से आपका रामायण हो जाएगा। और जब रामायण की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर राम धन अयन, क्या हो जाएगा, राम धन अयन बनेगा। बाकी आपकी सुविधा के लिए आपको बता दें तो रामायण में देखा जाए तो भैया यहाँ पर जो स्वर संधि है तो आपकी है ही है ना, बाकी इसमें एक संधि और लगाना चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको सीधा आंसर आपको भी लगाना है। अगला दिया गया है कि भैया समास बताना है, यहाँ पर दिया है समास, दिया है भरपेट। हमने कहा जैसे आपका आधा पेट हो गया है ना, बोल दे आधा पेट, है ना, क्या दिया है, आधा पेट दिया है। यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें खाली पेट, क्या बोल दें, खाली पेट बोल दें, ठीक है। यहाँ पर बोला जाए और भी कोई शब्द आप बोल दिया जाए, आधा पेट, खाली पेट, या बोल दिया फुल पेट, है ना, फुल पेट। तो देखो यहाँ पर पेट तो क्या है, कॉमन है ना, इसमें भी कॉमन है। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है पहले वाले शब्द में, अर्थात यही पद क्या है, प्रधान है, और जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी होगा, और यहाँ पर द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। याद रखिए तत्पुरुष में से क्या होता है, तो दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा दूसरा पद, और बहुरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा शब्द आपको होता है वो होता है। अगला दिया है कौन सा शब्द आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। हमारे हिसाब से अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं और तुरंत दे सकते हैं। देखो यहाँ पर अव्ययी भाव समास की बात किया है तो आप कहेंगे नवग्रह में आपका द्विगु समास होगा, गांठ कर रहना इसमें तो होगा नहीं, तत्पुरुष बन जा सकता है। महात्मा में आपका कर्मधारय बनेगा, तो आप कहेंगे सर आमरण में जो दिया गया है, आमरण में आपका आ दिया है, ये क्या है, उपसर्ग हो गया है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी वाले में चले जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किस उदाहरण से है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सरल वाक्य हो नहीं सकता क्योंकि की मिल गया है, इच्छावाचक आपसे दिया है, मिश्र वाक्य दिया है और आज्ञावाचक दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। याद रखिएगा मान लो अगर एक सेकंड के लिए अगर इस क्वेश्चन में से हम मिश्र वाक्य को हटा ही दें, तब आप लोग क्या बताएंगे, तब क्या बोलेंगे, तब ये इच्छावाच्य में चला जाएगा, तब ये इच्छावाच्य में चला जाएगा कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, तो ये भी बात को याद रखना है। यहाँ पर अगला दिया है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। हमने आपको बताया था यद्यपि और तद्यपि जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंटेंस में इन सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से एक शब्द अधूरा होता है और दूसरे शब्द को पूरा करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए यद्यप तद्यप तथा और साथ में यहाँ पर जो सो हो गया, की शब्द हो गया, तो ये बनते हैं आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। 37 नंबर आपसे कह रहा है। देखो यहाँ पर दिया है नाभादास है, रसखान है, नंददास है और आपका अमीर खुसरो है। भक्ति काल से पूछा गया है और आप कहेंगे सर भक्ति काल की बात करते हैं तो देखो नाभादास हैं, रसखान भी हैं, नंददास हैं, लेकिन जो आपके अमीर खुसरो हैं भैया अमीर खुसरो आपके नहीं है भक्ति काल से, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है चांद का मुँह टेढ़ा किसकी कृति है। चांद का मुँह टेढ़ा है ये किसकी कृति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका नहीं हो सकता है, भवानी प्रसाद मिश्र दिया है। यहाँ पर आपका हो सकता है कि अभी 38 नंबर में, यहाँ पर नहीं हो सकता है। याद रखिए चांद का मुँह टेढ़ा ही गजानन माधव मुक्तिबोधि। हमने कहा था गजानन अर्थात हाथी का जो सर लगाया गया था वो शंकर भगवान ने यहाँ पर लगाया था, जो कि आपके हाथी का लेकर, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूस की रात कहानी की कहानीकार कौन है। पूस की रात कहानी की कहानीकार पूछा गया और हमने कहा सर पूस की अगर रात दिया है तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो कहानी हमने हमेशा पढ़ा है ना, यहाँ पर देखा जाए पूस की रात जो आपकी सर्दियों में, और सर्दियों में चांद बिल्कुल चमकता है, उज्जरिया भी रहती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुटज किसकी कृति है। कुटज की बात करते हैं तो शांतप्रिय हट जाएगा, कुबेरनाथ हट जाएगा, विद्यापति हट जाएंगे। आप कहेंगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। कुटज यहाँ पर एक निबंध भी रहा है। अगला है चिंतामणि किसकी कृति है। चिंतामणि जो कृति है वो आपकी किसकी है। चिंतामणि जयशंकर प्रसाद की नहीं हो सकती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हटा दीजिएगा। आप कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल वाला, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत ये जो रचना है वो आपकी किसकी है। देखिए 42 नंबर में तो आप कहेंगे सर वीरों का बसंत ये केदारनाथ नहीं है, ये है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तमस किसकी रचना है।
तमस की अगर बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए 43 नंबर में तो नागार्जुन की नहीं है, याद रखिए राज्ञ राघव की भी नहीं है, हजारी प्रसाद की भी नहीं है, तो ये है आपकी भीष्म सानी की है। तो तमस किसकी है? भीष्म सानी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। भारत पाकिस्तान से संबंधित आपकी ये रचना है। अगला है कि इनमें से कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? देखिए कंकाल आपकी जयशंकर प्रसाद की है, तितली जयशंकर प्रसाद की है, गुनाहों का देवता दिया और इंद्रजाल दिया है। 44 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए इंद्रजाल भी है। अब यहाँ पर दिया है गुनाहों का देवता किसका है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, गुनाहों का देवता जो आपकी है वो किसकी है? गुनाहों का देवता है किसकी? ये तो बताइए। धर्मवीर भारती है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर ये धर्मवीर भारती की, और धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए धर्मवीर भारती में से जैसे कि कहीं ना कहीं आपके होता है सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, कनुप्रिया हो गया, है ना, ये आपकी होती है डी नंबर। अंधा युग किसकी कृति है? बताना है अंधा युग किसकी कृति है। ये शैलेश मिटियानी हमने कभी नहीं पढ़ा है, ना ही आपने गोपेश पढ़ा होगा, तो आप कहेंगे सर धर्मवीर भारती आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाए आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पंच परमेश्वर किसकी कृति है? पंच परमेश्वर किसकी कृति है? रामदास दिनकर दिया गया है, प्रेमचंद दिया गया है, मैथिली शरणगुप्त है और यशपाल है। यशपाल को आप लोग हटा दीजिएगा। पंच परमेश्वर एक कहानी है, मैथिली शरणगुप्त हटा दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर दिया है, आपका जवाब क्या हो सकता है? प्रेमचंद हो सकता है। आप कहेंगे जी सर प्रेमचंद ये कहानी है पंच परमेश्वर, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया है? तो सरस्वती पत्रिका है, और देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर हटा सकते हैं। आप कहेंगे जी सर ये हटा दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका निकालना कोई छोटी बात नहीं है, महान कार्य है। महान कार्य से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है प्रिय प्रवास की जो रचयिता है आपकी कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हटा दीजिएगा। दो ही ऑप्शन आपको लेना है, मैथिली शरणगुप्त या जयसिंह उपाध्याय। निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी कृति है? चंद्रकांता दिया है, यहाँ पर बाबू हट जाएगा, भारतेंदु हट जाएगा। यहाँ पर देखो चंद्रकांता है, बाबू देवकी नंदन खत्री, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री बनेगा, ना तो कार्तिक बनेगा, है ना। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, और इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो भैया कागज के फूल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जैनंद कुमार हट जाएंगे, सचिदानंद ये आपके हट जाएंगे। ये सही आंसर जाएगा आपका भारत भूषण अग्रवाल की है। किसकी है? तो कागज के फूल जो आपकी है ये है आपके भारत भूषण अग्रवाल की, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं एक बेहतर क्लास आपकी कंप्लीट होती है। मैथिली शरणगुप्त प्रिय प्रवास यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, अयोध्या वाला हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से क्लास क्या हो गई आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे।